राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों या वे सभी को का हम अभिनंदन करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम अभी आपको बताएंगे कि भाग 2 अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय और जन आंदोलनों की प्रवृत्ति, इस शीर्षक से बात आगे बढ़ेगी। इसके पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आप देखें उस तस्वीर को, विशेषकर विद्यार्थी देखें आप यह तस्वीर। एक वृक्ष है और 2 माताएं उनको पकड़ी हुई हैं। यह किन बातों को दर्शाता है? पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक चित्र 1,000 शब्दों के बराबर की अभिव्यक्ति करता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब इससे संदर्भित चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार यह है क्या। चिपको आंदोलन के सहभागियों एवं नेताओं को दर्शाया गया है। ये जो चित्र है वृक्षों की सुरक्षा के लिए महिलाएं उसके साथ चिपकी हुई हैं, पकड़ी हुई, ताकि वृक्षों को बचाया जा सके। इस अध्याय में हम विशेषकर आज़ादी के 3 दशक बाद लोगों का धीरे टूटने लगा था, जनता की बेचैनी कई रूपों में अभिव्यक्त हुई। पिछले अध्याय में हम चुनावी भूचाल और राजनीतिक संकट के बारे में पढ़ चुके हैं। बहरहाल जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ इन्हीं रूप में ही नहीं हुई। 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे महिला, छात्र, दलित और किसानों को लग रहा था कि लोकतांत्रिक राजनीति उनकी ज़रूरत और मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए। इन आवाज़ों से जन आंदोलन का ज्वार उमड़ा और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय हुए। इस अध्याय में हम 1970 के दशक के बाद के जन आंदोलनों की विकास यात्रा को परखने की कोशिश करेंगे और चर्चा कर हम समझ सकेंगे जन आंदोलन क्या है, भारतीय समाज के किन तबकों को इन आंदोलनों ने लामबंद किया है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में ये जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं। इन संदर्भों पर विस्तार से चर्चा होगी और यहीं से प्रारंभ होता है अध्याय 7 जन आंदोलन का उदय, जन आंदोलनों की प्रकृति। इस अध्याय की शुरुआती चित्र पर आप ध्यान दीजिए जो अभी आपको दिखाया गया। आप इसमें क्या देख रहे हैं? गांव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ों को अपनी बाहों में बांध रखा है। क्या ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं या ये कोई पर्व त्यौहार मना रहे हैं? दरअसल चित्र में नज़र आ रहे लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो तस्वीर दी गई है जिससे अभी आप लोगों ने देखा, उनमें सामूहिक कार्रवाई की एक असाधारण घटना को दर्ज किया गया। यह घटना 1973 में घटी जब मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उसे कटने से बचा जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ और चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बहरहाल विभाग ने खेल सामग्री के विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कहीं बड़े सवाल उठने लगे। गाँव वासियों ने मांग किया कि इन तस्वीरों को आप देख लें, है तो यह
बड़ी शानदार बात। लेकिन कोई मुझसे बताए कि हम जो यहाँ राजनीति का इतिहास पढ़ रहे हैं उससे यह बात कैसे जुड़ती है। ये भी तस्वीर आप देखें। गांव वासियों ने यहाँ देखें कि यहाँ दिए गए दो चित्र चिपको आंदोलन के संघर्ष का साक्षी हैं। गौर कीजिए कि इस आंदोलन में महिलाओं ने पूरी दृढ़ता के साथ भाग लिया था और इस आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। गाँव वालों की मांग थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए, इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन का एकदम नया पहलू था। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठाई। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ, उसमें कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली। सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बहरहाल बात इस आंदोलन की सफलता की तो है ही, साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। दल आधारित आंदोलन। जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों के मेल से बने नजर आते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही लें। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर आंदोलनों के आंदोलन। ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए। इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। ऐसे कुछ आंदोलन आज़ादी के बाद के दौर में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठनों के आंदोलन का बड़ा जोर था। सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठनों। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हुए। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग की। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। आप मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इन्हें नक्सलवादी के नाम से जाना गया। किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय, असमानता के मसले पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों ने इनका नज़दीकी रिश्ता कायम हुआ। इन आंदोलनों में शरीक कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े। ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। देखें आप, गैर राजनीतिक संगठन, मैं यह बात कुछ समझा नहीं। आखिर पार्टी के बिना राजनीति कैसे की जा सकती है? राजनीतिक दलों से स्वतंत्र। 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हुआ। इसका तात्कालिक कारण तो यही था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ था। लेकिन अगर कारणों की खोज जरा दूर तक करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोह भंग हुआ। देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास का मॉडल अपनाया। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे: आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा।
आप इसके बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज़ादी के शुरुआती 20 सालों में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय समृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बरकरार रही। आर्थिक समृद्धि के लाभ समाज के हर तबके को समान मात्रा में नहीं मिले। जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज़्यादा जटिल तथा धारदार बना दिया। शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच भी एक न पाटी जा सकने वाली फांक पैदा हुई। समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय और वंचना का भाव प्रबल हुआ। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए उन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू किया। इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए। दलित तथा आदिवासी जैसे हाशिए पर ढकेल दिए गए समूहों को लामबंद करना शुरू किया। मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रवृत्ति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन तो चुनाव लड़े नहीं, इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे, उसमें भागीदारी भी करना चाहते, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। इसी कारण इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कारगर होगी। इन संगठनों का विश्वास था कि लोगों की सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आएगा। आगे देखिए आप, जन आंदोलन में अक्सर अपने सरोकारों को जाहिर करने के लिए पोस्टरों का इस्तेमाल होता है। बहुधा ये पोस्टर बड़े कल्पनाशील और सुंदर ढंग से बने होते हैं। यहाँ ऐसे कुछ पोस्टरों की एक वानगी दी गई है, अभी आप देखेंगे। पहला पोस्टर कोका कोला संयंत्र के विरोध में बनाया गया। दूसरा पोस्टर एक राजबार के निर्माण के प्रति विरोध जताने के लिए तैयार किया गया। तीसरा पोस्टर पेरियार नदी को बचाने के लिए एक अभियान से संबंधित है। आप देख ले क्रमशः, देखिए आप, और दूसरा भी देखें, और तीसरा को देख लें आप। नामदेव ढसाल, ये तस्वीर देखिए उनका। कवि हैं, नामदेव ढसाल। सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए बिखरा था हमारा लहू, और बदले में एक मिला खाने को पत्थर, लेकिन अब हमें ढानी होगी इस इमारत जो चूम रही आकाश को। हजारों बरस बाद मिला हमें वह सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। हाँ अब सूरजमुखी की तरह हमें भी घुमाना ही होगा मुख अपना सूरज की तरफ। नामदेव ढसाल कृत गोलपीठ की मराठी कविता का हिंदी अनुवाद है। अब भी ऐसे स्वयंसेवी संगठन शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। बहरहाल अब इनकी प्रकृति बदल गई। बाद के समय में ऐसे संगठनों का वित्त पोषण विदेशी एजेंसियों से होने लगा। ऐसी एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्विस एजेंसियां भी शामिल हैं। इस संगठनों को बड़े पैमाने पर अब विदेशी धनराशि प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय पहल का आदर्श कुछ कमजोर हुआ है। दलित पैंथर्स, मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस कविता को पढ़िए। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर के क्या अर्थ हैं?
अंधेरे की पथयात्रा संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया। इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्वक जातिगत अन्याय को भुगता है। कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीष वाला फकीर पद का प्रयोग किया। महाराष्ट्र के दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी अनेक कविताएं लिखी। आज़ादी के 20 साल बाद भी दलित समुदाय की पीड़ा के अनुभवों से गुजरना पड़ रहा था और उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। आप सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जान चुके हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। उदय 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अपने मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इसमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति व्यवस्था, असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव की विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी नीतियाँ कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना था, उसके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य गांवों से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म उठाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे। पार्टियां हाशिए पर रहती थी। चुनाव जीतने के लिए उन्हें किसी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। वजहों से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई, आप देख लें, जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। एक चित्र आप देखें, दलितों में रंगभेद यानी अलगाव, जातिवाद, भेदभाव की सरकारी नीति का द्योतक जो 20वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था। इसे यहाँ अप्रत्यक्ष रंगभेद क्यों कहा गया? क्या इसके कुछ अन्य उदाहरण? गतिविधि, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की एक मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर तथा इसके समधर्मों संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना, भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला जहां वे अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुईं। इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता की जबरदस्त मुखालफत की। भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे। इन रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य के जबरदस्त हिलोर उठी। साहित्य का दायरा अब ज़्यादा विस्तृत हुआ। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई और संस्कृत के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत हुई। आपातकाल के बाद के दौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए। उसमें कई विभाजन भी हुए और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, बामसेफ,
ने दलित पैंथर्स की अवनत से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। भारतीय किसान यूनियन 70 के दशक से भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए। यहाँ तक कि समाज के जिन तबकों को विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था, उनमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। 80 के दशक का कृषक संघर्ष इसका एक उदाहरण है, जब अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। उदय 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश की एक साथ मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। एक किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डाले रहे। इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था। जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे, उन दिनों आसपास के गाँव से उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का, या कहें कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था। कृषि तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा था कि सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। इसके बाद वे सालों से इस इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल बने। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली की आपूर्ति करने, किसानोกันके बकाया कर्ज माफ करने, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। ये देखें आप महत्वपूर्ण तस्वीर हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशित हुई थी। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन की एक रैली। ऐसी मांगें देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकत यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। आप तीसरे अध्याय में यह बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख था। यही विवाद 80 के दशक में एक बार फिर उठा, जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र पर खतरे मंडराने लगे थे। विशेषताएं: सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में BKU ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया। इन कार्रवाइयों में पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाके के गांवों के हजारों कभी कभी तो 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक पर BKU ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी BKU ने रैली का आयोजन किया। इस्लामबंदी का एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों की जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया। BKU के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। किसी औपचारिक सांगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद BKU अपने को लंबे समय तक कायम रखा, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। BKU के लिए धनराशि और संसाधन इसी संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे। इन्हीं के सहारे BKU की गतिविधियाँ भी संचालित होती थी। 1980 के दशक के शुरुआती सालों तक BKU ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था। यह अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगें मनवाने में सफलता पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की क्षमता कहाँ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत BKU आगे चले हम, इसके पहले आप देख लें। BKU कृषि को WTO से बाहर रखे सरकार।
भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश को इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत और इसकी राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक एम युद्धवीर सिंह ने प्रेस सम्मेलन में चेताया था, अगर भारत विश्व व्यापार संगठन के कायदे कानूनों को मान लेता है तो उसके लिए खतरनाक होगा। विश्व व्यापार संगठन की अगली दौर की बैठक उस समय घटना है नवंबर में हांगकांग में होने वाली है। नेताओं ने कहा कि सरकार पर दबाव डालने के लिए आगामी 17 मार्च को पुरानी घटनाओं की चर्चा इस अखबार की कटिंग में हो रही है। नई दिल्ली में रैली निकाली जाएगी ताकि सरकार खेती से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के कानूनों के आगे घुटने न टेके। रैली में देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 5 लाख किसानों के आने की उम्मीद है। रैली के बाद बीकेयू पूरे देश में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। द हिंदू 16 फरवरी 2005 में यह खबर छपी। यहाँ देखें आप ये तस्वीर, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। क्या आप जानते हैं कि मछुआरों की संख्या के लिहाज में भारत विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देसी मछुआरा समुदाय के हजारों हजार परिवार मछली मारने के पेशे में संलग्न है। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्रॉलिंग जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आगे संकट आ खड़ा हुआ। पूरे 70 और 80 के दशक के दौरान मछुआरों के स्थानीय स्तर के संगठन अपनी आजीविका के मसले पर आज सरकारों से लड़ते रहे। चूँकि मत्स्य आखेट राज्य सूची का विषय है, इसलिए मछुआरे ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर ही लाभवान हुए। एक सप्ताह है राज्य सूची, यहाँ पे आप देख रहे हैं। केंद्र और विभिन्न प्रांतों के बीच के संबंधों के संदर्भ में 3 सूची के अंतर्गत विभिन्न विषयों को रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसी संदर्भित है यह राज्य सूची। 1980 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई तो बाध्य होकर मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया। इसका नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF रखा गया। केरल के मछुआरों ने अपने हम पेशा साथियों को लामबंद करने की मुख्य जिम्मेवारी संभाली। इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों की हम पेशा महिलाओं को भी अपने लामबंद करने का जिम्मा शामिल था। नेशनल फिशर्स फोरम ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और इसमें उसे सफलता मिली। इस क्रम में इसके कामकाज ने एक ठोस रूप भी ग्रहण किया। NFF की यह लड़ाई सरकार की एक खास नीति के खिलाफ थी। केंद्र सरकार की इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दी गई थी। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भी इस क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। पूरे 1990 के दशक में NFF ने केंद्र सरकार के साथ अनेक कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी, सार्वजनिक संघर्ष किया। उन लोगों ने हितों की रक्षा के प्रयास किए जो अपने जीवन यापन के लिए मछली मारने के पेशे जुड़े थे, न कि उनके जो उस क्षेत्र में महज लाभ के लिए निवेश करते थे। सन 2002 की जुलाई में NFF ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। हड़ताल का यह आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में किया गया था। NFF ने पारिस्थितिकी की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर के समधर्मों संगठनों के साथ हाथ मिलाया है। ये चीज़ें आप नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अब आगे देखें, संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे। VKU के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिसका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं। महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूर गांव में महिलाएं अपने गांव में ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। उन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी
लाने वाले जीप को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जब गांव के ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को इसकी सूचना दी तो ठेकेदार ने उसके साथ गुंडों का एक दल भेजा। गांव की महिलाएं इससे भी नहीं डरी। ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई। एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री का विरोध करने वाली महिलाओं पर ठेकेदारों के गुंडों ने सरियों और घातक हथियारों से हमला किया, लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही। अंततः ठेकेदार और गुंडों को हार माननी पड़ी। फिर महिलाओं ने 3 जीप ताड़ी को फेंक दिया। 29 अक्टूबर 1992 को इनाडो में छपी खबर पर आधारित यह देखें आप। ताड़ी विरोधी आंदोलन। जब बीकेयू उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज़ दिखती थी। गांव का नाम बदल जाता पर खबर वैसी ही होती। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रुद्धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आप देख लें, ये चित्र देखें आप। और हमें इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ तो सुनाई जाती हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं बताया जाता है कि इन कहानियों का अंत कैसा रहा। क्या यह आंदोलन शराबबंदी में सफल हो पाया, या पुरुषों ने एक समय के बाद फिर पीना शुरू कर दिया। उदय। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक दूर दराज के गांव दुबरघंटा में 1990 की शुरुआती दौर में महिलाओं के प्रति प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे। शराबखोरी ने क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था शराबखोरी से बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगा। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह खबर तेजी से फैली और करीब 5000 गाँव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेजा गया। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। आंदोलन की कड़ियाँ। ताड़ी विरोधी आंदोलन का एक नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। और आप तस्वीर देख लें, महिलाएं जो आंदोलनरत थी उसकी तस्वीर। ताड़ी के खिलाफ, ताड़ी की बिक्री के विरोध में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, हैदराबाद 1992 की तस्वीर। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत ही साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे ढंग से प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूहों ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर खुले तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाली महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे और यह बात पूरे देश पर लागू होती थी। महिला समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हुई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला खासा जटिल है। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की मांग की।
इस तरह के अभियान ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर खुले तौर पर बात करने लगा। ऊपर हमने एक ऐसे ही विषय पर बातें की। 90 दशक तक आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा था। आपको ज्ञात होगा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। इस पंक्ति को फिर से विद्यार्थी, संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। इस व्यवस्था का राज्यों की विधानसभाओं संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही। संसद में इस आशय का एक संशोधन विधेयक भी पेश किया जा चुका है, परंतु विधेयक को अभी तक जरूरी समर्थन हासिल नहीं पाया। कुछ गुट, जिसमें महिलाएं समूह भी शामिल है, प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, वे सभी सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा की, देश में आज़ादी के बाद अपनाए गए आर्थिक विकास के मॉडल पर सवालिया निशान उठाते थे, लगाते रहे। ये देखें आप, इंडिया टुडे में प्रकाशित महिलाओं के आंदोलन, दहेज विरोधी अधिनियम के पक्ष में महिलाओं का प्रदर्शन। और इसके साथ आप देखें सिने संसार में इसको लेकर के किस तरह से बातें रखी गई। चलचित्र में आक्रोश, यह चित्र देखें। भास्कर कुलकर्णी नाम के एक वकील को भिखू लहनिया का मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। आदिवासी भिखू पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया है। भिखू का वकील हत्या के कारणों की तह में जाना चाहता है, लेकिन भिखू और उसका परिवार इस मामले में चुप्पी साधे रहता है। कुछ समय के बाद वकील पर हमला हो जाता है। इसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर को हत्या के समूचे प्रकरण के बारे में जानकारी देता है, लेकिन इसके बाद यह सामाजिक कार्यकर्ता गायब हो जाता है और भिखू के पिता की मृत्यु हो जाती है। भिखू को अपने पिता के दाह संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। यह वह बिंदु है जहाँ भिखू की चुप्पी टूट जाती है। प्रस्तुत फिल्म दलित वर्ग की अमानवीय जीवन परिस्थितियों का मुआयना कराती है और इस तथ्य को बहुत स्पष्टता के साथ सामने लाती है कि वर्चस्व वाली ताकतों का विरोध करना कितना मुश्किल होता है। वर्ष 1980, निर्देशक गोविंद निहलानी, कहानी विजय तेंदुलकर, पटकथा सत्यदेव दुबे, अभिनय नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, नन्ना पाटेकर, महेश एल कुंचवार। एक और जहां चिपको आंदोलन ने इस मॉडल में निहित पर्यावरणीय विनाश के मुद्दे को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर किसानों ने कृषि क्षेत्र की अनदेखी पर रोष प्रकट किया। इसी तरह जहां दलित समुदाय को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उन्हें जन संघर्षों की ओर ले गई, वहीं ताड़ी बंदी आंदोलन ने विकास के नकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया। ये चर्चा हो रही है आपकी ये अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। और विद्यार्थी देखें, इस तस्वीर को देख लें। सरदार सरोवर परियोजना 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। बांध समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण में गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी और कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा
सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। आप देखें, नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में जारी किया गया एक पोस्टर, ये तस्वीर है। वाद विवाद और संघर्ष। नर्मदा आंदोलन अपने गठन की शुरुआत से ही सरदार सरोवर परियोजना को विकास परियोजना के 72 मुद्दों से जोड़कर देखता रहा है। यह आंदोलन विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठाता रहा। आंदोलन की एक मुख्य दलील यह रही कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए। आंदोलन के अनुसार परियोजनाओं के लागत विश्लेषण में इस बात का जायजा भी लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इस परियोजना का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप देखिए, विकास परियोजनाओं के कारण कभी धनवानों की कॉलोनी या सड़क को गिराया गया हो, ऐसा नहीं है। हमेशा आदिवासियों और गरीबों को ही अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा क्यों? आंदोलन के नेतृत्व में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। शुरुआत में आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास किया जाए। आंदोलन के लोगों ने इस महाकाय विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं, आप देख लें, चित्र देख लें, ऐसी परियोजनाओं का निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए। इस तरह के सवालों से जूझते हुए आंदोलन ने अंततः पुनर्वास की मांग से आगे कदम बढ़ाया। जब आंदोलन बड़े वादों की खुली मुखालफत करता है। अब आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध हुआ है, परंतु अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ही स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा है। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी है, लेकिन साथ ही उसे यह भी आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। तस्वीर देखें आप। (2002) के ऊपर का देखें आप, जल समाधि लेते हुए। नीचे नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा आयोजित एक नाव रैली। नर्मदा बचाओ आंदोलन 200 से भी ज़्यादा दशकों, 200 नहीं, आंदोलन 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला। दशक का प्राय 10। आंदोलन ने अपनी मांग मुखर करने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने अपनी बात कार्यपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व ने सार्वजनिक रैलियां तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया। वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बयान करती है। 9वें दशक के अंत तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन में आ जुड़े। ये सभी आंदोलन अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बृहत परियोजनाओं का विरोध करते थे। इस मुकाम तक आते आते नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे समधर्मों आंदोलन के गठबंधन का अंग बन गया। जन आंदोलन के सबक।
जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है। हमने देखा कि इस तरह गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते, उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। इस रूप में इस आंदोलन को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्त दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। समाज के गहरे तनाव और जनता की क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग से भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। इन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्रवाई ही शब्द उपयुक्त है। कार्रवाइयों यहाँ पर देखिए आप शीघ्रता में चाहे जैसे ये देखिए कोई भी एक वचन का शब्द जब बहुवचन बनता है अंतिम अक्षर में बड़ी की मात्रा छोटी हो जाती है। सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। उनके अनुसार इस तरह गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है, रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं और यह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की आवाज़, जायज़ मांगों के नुमाइंदा बनकर उभरे हैं और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन जन आंदोलनों द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा आधारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलन द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से जाहिर होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था। इसी कारण ये समूह चुनावी शासन मुहिम से अलग जन कार्रवाई और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। देखिए आप, क्या आंदोलनों को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जा सकता है? आंदोलनों के दौरान नए प्रयोग किए जाते हैं और सफल प्रयोगों को राजनीतिक दल अपना लेते हैं। ये सब देखिए आप, सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफल रहा। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन, एक बार फिर से मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने का। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला है। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि सारे काम में धन की हेराफेरी हुई। पहले 1994 और उसके बाद 1996 मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आप देखें किस प्रकार से जनता अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करती रही है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने। कोटाला रथ यात्रा मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा विकसित लोक नाटक का एक रूप। आंदोलन के दबाव में सरकार की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च नीतियां और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। पंचायतों को इन मदों के बारे में नोटिस बोर्ड या अखबारों में सूचना देनी होती है।
1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस कार्रवाई का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल तथा शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया था। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ था। यह एक कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। यह महत्वपूर्ण है। जन सूचना के अधिकार को जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। आप देखें है क्या, ये देखें इस कार्टून में। माफ़ करें, हम आपको बस सूचना अधिकार अधिनियम की एक प्रतिलिपि दे सकते हैं। पिछले 25 वर्षों के दौरान आपके शहर या जिले में कौन सा आंदोलन सक्रिय रहा है? आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। आंदोलन कब शुरू हुआ, वह कब तक सक्रिय रहा? आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। इन आंदोलन को किन सामाजिक समूहों का समर्थन प्राप्त था? आंदोलन के खास मुद्दे और मुख्य मांगें क्या थी? क्या आंदोलन सफल हुआ? आपके क्षेत्र में इस आंदोलन का दूरगामी प्रभाव क्या हुआ? इसकी खोजबीन। यह बात हाल ही की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे और न ही मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का ही रास्ता बचता है। जन आंदोलन यही काम करते हैं। वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनाना भी, ताकि लोग यह समझ सकें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद करते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न है। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विस्तार किया है। किंतु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफ़ी सीमित रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं। इस तरह के समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है, जबकि जन आंदोलन के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि जन आंदोलनों का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता। जान पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने समाज से वंचित और अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया। पर जन आंदोलन का नेतृत्व भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से ही उठा पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दल और जन आंदोलन का आपसी संबंध कमजोर होता गया है। इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल बन पाया है। हाल के वर्षों में भारत की राजनीति में यह एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। आप देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में कौन से कथन गलत हैं, इसे देखेंगे आप। जो भी बताया गया आपको, कुछ कथन गलत हैं, इसकी पहचान करें, जरूर सुधार के साथ उन्हें दुरुस्त करके दोबारा लिखें। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अब उत्तराखंड 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ? इस आंदोलन का क्या प्रभाव? भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुरुस्ता की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया और इसे कहां तक सफलता मिली? आंध्र प्रदेश में चल रहे शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे? क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? कारण बताएं।
नर्मदा बचाओ आंदोलन से नर्मदा घाटी की बात परियोजनाओं का विरोध क्यों किया? क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों ने देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। यहाँ पर कार्रवाइयों सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। ये देखें आप, ध्यान देते चलेंगे। और ये बहुवचन है, अगर एक वचन होता तो ये जो ई है ये बड़ी की मात्रा होती है। कार्रवाई, आगे चलते हैं। दलित पैंथर से कौन से मुद्दे उठाए? और आप देखें पिछले अध्याय की तरह यहाँ भी देखें, अवतरण को पढ़ें जो दिया गया है और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। लगभग सभी नए सामाजिक आंदोलन नई समस्याओं जैसे पर्यावरण का विनाश, महिलाओं की बदहाली, आदिवासी संस्कृति का नाश और मानवाधिकारों का उल्लंघन के समाधान को रेखांकित करते हुए उभरे। उनमें से कोई भी अपने आप में ही समाज व्यवस्था के मूलगामी बदलाव के सवाल से नहीं जुड़ा था। इस अर्थ में यह आंदोलन अतीत की क्रांतिकारी विचारधाराओं से एकदम अलग है, लेकिन यह आंदोलन बड़ी पूरी तरह बिखरे हुए है और यही इनकी कमजोरी है। सामाजिक आंदोलनों का एक बड़ा दायरा ऐसी चीज़ों की चपेट में है कि वह एक ठोस तथा एकजुट जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाता और न ही वंचितों और गरीबों के लिए प्रासंगिक हो पाता है। ये आंदोलन बिखरे बिखरे हैं, प्रतिक्रिया के तत्वों से भरे हैं, अनियत हैं और बुनियादी सामाजिक बदलाव के लिए इनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इस या उस के विरोध पश्चिम विरोधी, पूंजीवादी विरोधी, विकास विरोधी आदि में चलने के कारण इनमें कोई संगत आती हो अथवा दबे कुचले लोगों और हाशिए के समुदायों के लिए प्रासंगिक हो पाते हैं, ऐसी बात नहीं। रजनी कोठारी, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं और इसी अवतरण से इसके जवाब देने हैं। खुद करें, खुद सीखें। एक हफ्ते का अखबार की खबरों पर नज़र दौड़ाएं। ऐसे 3 रिपोर्ट को चुनें जिन्हें आप जन आंदोलन से जुड़ी खबर मानते हैं। इन आंदोलनों की मुख्य मांग का पता करें। पता लगाएं कि अपनी मांगों की स्वीकृति के लिए इन आंदोलनों ने क्या तरीका अपनाया। राजनीतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। यह करने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आगे हम बढ़ें, इसके पहले हम एक बार फिर से हम आपको बता दें, हम संकेत कर देते हैं अगली बार हम आपको किस चैप्टर की तरफ ले चलेंगे। ये समस्त प्रश्नावली रही और ये देख लें आप। जन आंदोलन जो खोजबीन करना है विद्यार्थियों को, और ये देखें आप जन सूचना के अधिकार के संदर्भ में, और ये नाटक के माध्यम से किस तरह से विरोध और ये विभिन्न अखबार पत्र पत्रिकाओं की के चित्र जो छपे, और आप देखें ये नाव पंक्तिबद्ध जो विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन की नाव रैली है। ये जल समाधि का विरोध, जल समाधि लेने की तैयारी, विरोध नहीं। और यहाँ पर देखें आप, यह किस प्रकार से तस्वीर दी गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इन चीज़ों की तस्वीर और बीच में एक वृद्ध बच्चे को लिए अपने गोदी में है, और यहाँ पर महिलाएं ताड़ी की बिक्री का विरोध करते हुए, मदिरा के विरोध में महिलाओं का सक्रिय पहल, और किस प्रकार देखें दलित वुमेन नामदेव ढसाल कविता के हिंदी में रूपांतरण, और यहाँ 3 जो चित्र दिए गए ये देखें आप, आंदोलन के चित्र हैं।
पेड़ों की सुरक्षा के चिपको आंदोलन, ये तस्वीर देखें आप, चिपको आंदोलन। और यह अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय, जिसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे और उसकी प्रकृति के बारे में विस्तार से बातचीत की गई। और इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम फिर अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे।